अब देखो साइड डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। साइड डायनेस्टी का समयकालीन कब से कब तक था? ये था 1414 से लेकर 1491 तक। सो years after Timur left India, his deputy Khizr Khan captured the throne and established the Said dynasty in 1414। इसका मतलब ये है कि तिमुर जो था ना, वो भारत को जब छोड़कर चला गया तो उसका जो डिप्यूटी मतलब द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है उसके बाद जिसका होल्ड होता है, जिसका पावर होता है, उसको हम डिप्यूटी की उपाधि देते हैं। तो वो जो डिप्यूटी खिजर खान था उसने क्या किया, उसने उस सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया और वहीं से उसने साई डायनेस्टी का स्थापना की और ये हुआ था 1414 में। ही वॉज नोन फॉर हिज टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी। तो वो अपने टॉलरेंस और विनम्रता के लिए जाना जाता था। मुबारक शाह सक्सीडेड हिज फादर खिजर खान इन 1421। तो खिजर खान के बाद जो सत्ता पर बैठता है वो था मुबारक शाह, खिजर खान का बेटा। However, he also had no respite from suppressing revolt। इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे ऐसे युद्ध लड़ता था, तो बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट को सप्रेस भी किया, उसको सामना किया, कड़ी तरह से कड़ी मुकाबला किया उसका। तो ये सब करते हुए वो बीच में कभी भी विश्राम करने का छोटा सा समय नहीं पाया। उसी को ही यहाँ पर कहा गया है। मुबारक शाह was succeeded by his nephew मोहम्मद शाह AD 1434 to 1443। तो पहले खिजर खान आता है, खिजर खान के बाद उसका बेटा मुबारक शाह आता है, फिर मुबारक शाह के बाद उसका नेफ्यू आता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। 1434 से लेकर 1443 तक वो राज करता है। तो ही वॉज ए वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। अपार्ट फ्रॉम अपराइजिंग एंड रिवॉल्ट he had to face the elements of internal decisions। तो देखा वो जाता है कि वो राजा बनने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, उसमें वो ताकत नहीं, वो शक्ति नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो बोध नहीं, वो दुर्बल है। तो इसीलिए वो एक वीक शासक के नाम पर, एक दुर्बल शासक के नाम पर सामने आता है। तो विभिन्न तरह के अपराइजिंग और रिवोल्ट रन के साथ साथ उसे विभिन्न तरह के आंतरिक कॉन्फ्लिक्टों को भी देखना पड़ा। स्वाभाविक है क्योंकि ना वो सशक्त राजा नहीं था, इसीलिए प्रजा भी उससे सहमत नहीं होते थे। उसके निर्णय से अक्सर ही भिन्न निर्णय रखते थे। Muhammad Shah's son and successor Alam Shah was even more incompetent। अब इससे बड़ा ट्विस्ट, इससे बड़ा खेती यही हुआ कि मोहम्मद शाह तो इनकम्पिटेंट रूलर था, लेकिन उसका जो सन आया, उसका जो बेटा आया, वो और भी इनकम्पिटेंट रूलर बनकर सामने आया जिसका नाम था आलम शाह। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1443। तो 1443 को जब मुबारक शाह गद्दी से उठ जाता है, तब वहां पर आलम शाह सत्ता का कमान ले लेता है अपने हाथ and took the strange decision to leave Delhi forever and settle in Badaun। तो एक आश्चर्यजनक डिसीजन वो लेता है, क्या कि वो दिल्ली को सदा के लिए छोड़ देगा और वहीं से जाकर वो बदाऊनी में बस जाएगा। इट हैस्टेन द फॉल ऑफ साइड। और यही चीज साइड डायनेस्टी के गिरावट की
प्रमुख वजह बनी और अधिक तीव्रता प्रदान की साइड डायनेस्टी के डाउनफॉल को। तो साइड डायनेस्टी क्या, फिर उसके बाद जो डायनेस्टी दिल्ली पर राज करता है वो होता है लोधी डायनेस्टी। उसका जो कार्यकालीन समय है वो है 1451 से लेकर 1526 तक। इन AD 1451, Bahalul Lodi, an Afghan who was the governor of Punjab, occupied the throne of Delhi, suppressed rebellions and established his authority over Sindh and Mewar। तो 1451 में क्या होता है ना, बहालुल लोधी नामक एक इंसान रहता है जो अफगान से होता है, वो पंजाब का गवर्नर रहता है। तो उसने क्या किया कि जो दिल्ली का सत्ता था उस पर ऑक्युपाई कर लेता है, उस पर अपना अधिकार जमा लेता है और जितने भी तरह का विभिन्न प्रकार के विद्रोह सामने आते हैं वो उसको सप्रेस कर देता है तथा मेवाड़ और सिंध पर अपना अधिकार जमा लेता है। Bahalul Lodi was succeeded by his son Sikandar Lodi, whose real name was Nizam Khan in AD 1489। सो जो बहालुल लोधी था उसके बाद जो शासक जिसने सत्ता का कमान संभाला वो था उसका बेटा जिसका नाम है सिकंदर लोधी, जिसका असल नाम है निज़म खान। कब सिकंदर लोधी सत्ता पे आया, वो आया 1489 पर। तो 1451 पर बहालुल लोधी आया, फिर 1489 पर उसका बेटा सिकंदर लोधी आया। ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का जो सर्वश्रेष्ठ शासक या रूलर जिसको माना जाता है वो है ये सिकंदर लोधी। He annexed Jaunpur and Bihar and brought the entire region of Gangetic Plains under his control। तो उसने जौनपुर और बिहार का भी अधिकार अपने हाथ में ले लिया तथा उसके साथ साथ जो गैंजेटिक प्लेन का हिस्सा है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर क्या हुआ, फिर सिकंदर लोधी उसका बेटा इब्राहिम लोधी सत्ता पर आता है। कब, 1517 AD को। ठीक है, इब्राहिम लोधी फेस अ नंबर ऑफ रिबेलियन। तो इब्राहिम लोधी को भी बहुत सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा। फाइनली आलम खान, द सुल्तान्स अंकल, एंड दौलत खान लोधी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, इन्वाइटेड बाबर, द रूलर ऑफ काबुल, टू इन्वेड इंडिया। तो क्या होता है, जो आलम खान रहता है वो कौन होता है ना, सुल्तान का अंकल, और दौलत खान लोधी जो पंजाब का गवर्नर था उस समय का, ये दोनों मिलकर बाबर को इनवाइट देते हैं, न्योता देते हैं, निमंत्रण करते हैं कि तुम आओ और भारत पर आक्रमण करो। और बाबर काबुल का रूलर था। काबुल कहाँ पर, अफगानिस्तान पर। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बाबर डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोधी। तो 1526 को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा जाता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि बाबर इब्राहिम लोधी को सिर्फ पराजित ही नहीं करता बल्कि उसको मार भी देता है। तो यहीं से लोधी डायनेस्टी समाप्त हो जाता है। दिस इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। तो यहीं से लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाता है और यही चीज, यही इवेंट एक नया डायनेस्टी को भारत में बसने के लिए जगह देती है। यानी यहीं से ही मुगल डायनेस्टी, मुगल एरा आरंभ होता है। सुल्तानेट एरिया में बहुत सारे डायनेस्टी आए जिसमें बेसिकली अफगान रूलर रूल करते थे भारत पर। फिर उसके बाद देखो, इन अफगान रूलर का जो लोधी डायनेस्टी था
इब्राहिम लोदी का जो समय था उसमें बाबर आता है काबुल से, इब्राहिम लोदी को मारता है और फिर वहीं से मुगल डायनेस्टी आरंभ करता है भारत पर, और वहीं से मुगल रूल आरंभ होता है भारत में। तो पहले मामलुक डायनेस्टी आया, फिर खलजी डायनेस्टी आया, फिर तुगलक डायनेस्टी आया, फिर साइद डायनेस्टी आया, फिर लोदी डायनेस्टी आया। ये 5 डायनेस्टी आए सुल्तानेट एरा के समय में। फिर ये लोदी डायनेस्टी को ख़त्म किया बाबर ने, और वहीं से मुगल एरा को आरंभ करता है भारतवर्ष में। यहीं से हम मुगल के गुलाम बन जाते हैं। पहले अफगानों के गुलाम थे, अब मुगलों के गुलाम हो जाएंगे। तो इस तरह बाबर मुगल डायनेस्टी को आरंभ करता है। ये पढ़ने से पहले ये देख लो कि जो दिल्ली सुल्तानेट का समय या फिर जो सुल्तानेट एरा है जो कब से कब तक है ना, 1206 से लेकर 1526 तक, और इन दौरान क्या हुआ वो ब्रीफ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो सुल्तानेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। देखो सुल्तानेट एडमिनिस्ट्रेशन, सुल्तान, the sultan was the head of the administration, the language of administration was Persian। यानी सुल्तानेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो सुल्तान होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था, प्रशासन का हेड सुल्तान ही होता था, और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया जाता था वो होता था पर्शियन। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखो, he was advised on the affairs of the state by the trusted nobles and in judicial and religious matters by ulema। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे समस्याएं आती है, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री हेड होते हैं उसी तरह वहाँ पर सुल्तान हेड हुआ करता था। और जैसे प्रधानमंत्री को आज असिस्ट करने के लिए बहुत सारे अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट के मंत्री होते थे, तो वो सुल्तान को असिस्ट करने के लिए सुल्तान के हिसाब से जो विश्वसनीय नोबेल होते थे उनसे राय लिया जाता था डिफरेंट स्टेट रिलेटेड अफेयर्स में, ताकि इसको कैसे हल कर सके, यानी समाधान पा सके विभिन्न समस्या का। और जो भी रिलीजियस रिलेटेड मैटर होता था, जो भी धार्मिक तब से संबंध रखता था, तो उसको हल करने के लिए, उसका समाधान के लिए उलेमा का सहायता लिया जाता था। उलेमा स्पेशली वो स्कॉलर वर्ग है जिनको इस्लामी सैक्रेड ग्रंथों के विषय में नॉलेज होता था, और ये ट्रस्टेड नोवेल्स जुडिशियरी केस को भी देखते थे तथा एग्जीक्यूटिव केस को भी देखते थे। इन एग्जीक्यूटिव केस में सुल्तान भी आता था। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखो, derive power by introducing the divine right of kingship, the ruler is the representative of God on the earth। तो जो सुल्तान थे वो क्या करते थे ना, वो अपने आप को ये कहने लगे कि जो रूलर है, जो शासक है, वो इस भूमि पर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, और यही कहकर वो अपना पावर बढ़ाते जाते तथा यहीं से पावर लेकर शासन करने लगते। जो भी नहीं मानते तो उनके ऊपर ये वाक्य कहकर ये थोपते रहते कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। इसीलिए कहा गया है कि derive power by introducing divine right of kingship, यानी उन्हें दैवीय शक्ति मिली है या फिर वो दैवीय अवतार है शासन करने के लिए, उनके पास डिवाइन पावर है। फिर चौथा पॉइंट देखो, इंट्रोड्यूस रिचुअल्स ऑफ सिस्टा एंड पाइबोस टू एसर्ट हिज सुपीरियरिटी।
तो अपने सुपीरियरिटी को बरकरार रखने के लिए उसने सिस्टा और पाइबस नामक का रिचुअल इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टा क्या होता है? देखो सिस्टा के बारे में यहाँ पर दिया गया है, नीचे देखो। द प्रैक्टिस इन व्हिच नोबल्स नेल्ड बिफोर द सुल्तान एंड टच्ड द ग्राउंड विद देयर foreheads showing him reverence। यानी इस सिस्टा में जो नोबल्स लोग होते हैं वो अपने घुटनों की सहायता से नीचे बैठते हैं तथा अपने फोरहेड की सहायता से ग्राउंड को टच करते हैं। यानी ये एक तरह का नतमस्तक होना दिखाता है सुल्तान के सामने, एक तरह का रिस्पेक्ट दिया जाना कहा जाता था उन समय। और दूसरा बात है पाइबोस। तो पाइबोस क्या कहता है? द प्रैक्टिस इन व्हिच द नोबल किस द फीट ऑफ द सुल्तान टू एक्नॉलेज हिज सुपीरियरिटी ओवर देम। यानी पाइबोस वो प्रैक्टिस है जिनमें जो नोबल्स है वो सुल्तान के फीट यानी पैर को चूमते थे, ताकि ये दिखाने के लिए सुल्तान सबसे सुपीरियर है उस शासन में, उस एरिया में, उस इलाके में, उस सत्ता में। ठीक है, तो इसलिए पाइबोस नामक का रिचुअल इंट्रोड्यूस कर दिया गया सुल्तानेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ताकि ये दिखा सके कि सुल्तानेट सबसे सुपीरियर इंसान है, तो उसको इस तरह से सम्मान देना चाहिए। उसके बाद देखो डिवीजन ऑफ एम्पायर देखते हैं, कैसे सुल्तानेट एरा में जो पूरा एम्पायर था जिस पर शासन किया जाता था, जिस पर सुल्तान राज करते थे, किस तरह उसको विभाजन किया था, किस तरह उसको डिवाइड किया था ताकि वो उस पर शासन कर सके, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। देखो पहला पॉइंट, द सुल्तानेट वाज डिवाइडेड इनटू इक्टास और प्रोविंसेस अंडर द चार्ज ऑफ मुफ्तीस एंड वालिस। तो जो सुल्तानेट था ना वो क्या हुआ था, वो इक्टास या फिर प्रोविंसेस में, बहुत सारे प्रोविंसेस में, छोटे बड़े प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था। और वो छोटे छोटे इक्टास या फिर प्रोविंसेस को किसके हाथों में सौंप दिया गया था? मुफ्तीस और वालिस के हाथों में। जैसे आज एक कंट्री होता है, एक नेशन होता है, फिर उसको छोटे छोटे हिस्से मान लो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और उससे पहले स्टेट में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर स्टेट को एक एक चीफ मिनिस्टर के हाथ में दे दिया जाता है और डिस्ट्रिक्ट को डीएम के हाथ में दे दिया जाता है ताकि स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होता था। द इक्टास वर सब डिवाइडेड इंटू 6 अंडर द सिकदार्स। फिर वो इक्टा को फिर से सब डिवाइड कर दिया जाता था, किसमें? 6 में, जिसको 6 कहते थे। और वो 6 का इंचार्ज जिसके हाथ में था उसको सिकदार्स कहा जाता था। तो पहले सुल्तानेट को छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांट दिया गया, जो वास्तव में तो बड़े हैं लेकिन पूरा सुल्तानेट एरिया के कंपैरिजन में छोटे हैं, और उसको दे दिया गया मुफ्तीस और वालिस को। यानी मुफ्तीस और वालिस इसके इंचार्ज है। फिर इस इक्टास को 6 में बांट दिया गया और इन 6 को जिनके हाथों में सौंप दिया गया, जिसके कंट्रोल में ये है, उसको सिकदार्स कहा गया। The 6 was subdivided into परगनास अंडर अमील्स। फिर वो जो 6 था उसको फिर सब डिवाइडेड कर दिया गया परगनास में, और ये परगना जिसके इंचार्ज में था उसको कहते थे अमील्स। परगना कंस्टिट ऑफ नंबर ऑफ विलेजेस। तो ये परगना वास्तव में क्या था, इसमें बहुत सारे गांव रहता था, यानी बहुत सारे गांव को मिलाकर परगना बनता था। ठीक है, द विलेज हेडमैन और द मुकंदम हेडेड द विलेज। फिर एक एक विलेज को जो हेड करता था उसे विलेज हेडमैन कहते थे या फिर मुकद्दम कहा जाता था। द पटवारी केप्ट द लैंड रिकॉर्ड्स एंड द मुंसिफ सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो पटवारी क्या काम करता था? पटवारी
लैंड का रिकॉर्ड अपने पास रखता था, हर एक जमीन का रिकॉर्ड अपने पास रखता था, यानी जमीन का डेटाबेस पटवारी के पास सुरक्षित रहता था। उसके बाद जो मुंसिफ होता था वो ये जो लैंड रेवेन्यू है, कैसा लैंड रेवेन्यू, जो कर कलेक्शन में काम आएगा, यानी इन कर को कलेक्शन करने में, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू में मुंसिफ इसको सुपरवाइज करता था। यानी ये रेवेन्यू का कलेक्शन मुंसिफ के द्वारा सुपरवाइज किया जाता था, और ये जो किसके पास कितना जमीन है, यानी जमीन से रिलेटेड सभी प्रकार का डेटाबेस, ये जमीन किसका है, इससे पहले किसका था, किसने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, कितना क्वांटिटी है, गुणवत्ता क्या है, ये सब किसके हाथ में सुरक्षित रहता था, ये सब सुरक्षित रहता था पटवारी के हाथ में। इसके बाद देखो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग रूल विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स हु वर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। तो राजा जो था वो विभिन्न मिनिस्टर के सहायता से विभिन्न डिपार्टमेंट को संभालता था। द वजीर हेडेड द दीवान ई उजारात, he looked after the income, expenditure, collection of revenue and overall financial matters। इसका मतलब जो वजीर था ना वो दीवान ई उजारत देखता था, या फिर इसका हेड था। तो वो क्या काम करता था, वो इनकम, एक्सपेंडिचर और जो ओवरऑल फाइनेंशियल मैटर है सुल्तानेट का, जो कलेक्शन हो रहा है रेवेन्यू का, इस पर देख रेख करता था, या फिर इसका कंट्रोल उसके हाथ में था, या फिर कह सकते हैं कि अर्थ रिलेटेड कार्य ये वजीर देखता था, यानी पैसा रिलेटेड, मनी रिलेटेड। फिर उसके बाद देखो द अरीजी मुमालिक along with his deputies looked after the army and military affairs। तो यहाँ पर देखो डिफेंस के बारे में कहा गया है। तो डिफेंस का सेक्टर अरीजी मुमालिक, उसके जो सहकर्मी होते थे, उसके जो डिप्यूटीज होते थे, उसके सहायता से ये आर्मी और मिलिट्री अफेयर्स को देखता था। देश का सुरक्षा इसके हाथ में था। द चीफ सदर और द चीफ काजी लुक्ड आफ्टर ऑल चैरिटीज एंड हेडेड द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो सदर का जो चीफ होता था या फिर काजी का चीफ जो होता था, वो सब क्या करते थे, वो जो जितने भी दान धन होते हैं, जितने भी दान, एनजीओ इत्यादि, जितने भी समाज सेवा कार्य होते रहते थे सुल्तानेट में, उसका देख रेख ये सब करते थे। तथा जो न्याय का जो डिपार्टमेंट है ये भी इनके हाथों में था। ठीक है। एग्रेगियन कंडीशन, द इक्टा सिस्टम was the most important administrative and agrarian measure introduced by the Turks in India। तो जो इक्टा प्रणाली था, इक्टा व्यवस्था था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुमूल्य एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्रेगियन मेजर था जो तुर्क लोग भारत में इंट्रोड्यूस किए थे। इट ग्रेजुअली बिकेम हेरिडिटरी, बिगर इक्टाज were held by those who were in charge of higher department, while the small holders were individual holders with no administrative responsibilities। तो जैसे जैसे समय बीतता गया ये हेरिडिटरी बनने लगा, यानी वंशज के हिसाब से चलने लगा। उसके वंश में ये था तो इसके वंश में भी ये होने लगा, यानी कोई पोटेंशियल, कोई कैपेबिलिटी नहीं रहा। ठीक है ना। तो जो बिगर इक्टास था, जनरली जिनके पास ज़्यादा पावर होता था या फिर जो हायर डिपार्टमेंट के इंचार्ज में थे, उनके पास बिगर जो इक्टास था उसका पावर रहता था।
और जो छोटे इंसान थे, छोटे होल्डर्स थे, वो जनरली इंडिविजुअल होल्डर्स थे, यानी एक इंडिविजुअल सैनिक थे जिनके पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, उतना बड़ा बड़ा इख्तियार नहीं था। ठीक है। इन एडिशन द दिल्ली सुल्तान्स इम्पोज वेरियस टैक्सेस अपॉन द पीजेंट्स। और इसके साथ साथ जो दिल्ली सुल्तान्स थे ना, वो बहुत सारे टैक्स भी पीजेंट्स के ऊपर लगाते थे, बहुत सारे नए तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए। These were खरोज, लैंड टैक्स, घरी, हाउस टैक्स, चराई, टैक्स ऑन कटेल। जैसे 3 टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, एक है खराज, दूसरा है घरी, तीसरा है चराई। खराज यानी भूमि के ऊपर टैक्स देना, घड़ी यानी घर के ऊपर टैक्स, चराई यानी कैटल के ऊपर टैक्स। इसका मतलब अगर तुम ज़्यादा कैटल रख रहे हो, ज़्यादा लाइफ स्टॉक है आपके पास, ज़्यादा पशुपालन कर रहे हो, मतलब ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और जिस तरह का आपका घर होगा, अगर लग्जरियस घर है, अगर थोड़ा अच्छा खासा घर है, तो टैक्स भी अच्छा लगेगा, हाई डिमांडिंग लगेगा। ठीक उसी तरह अगर आपके पास बहुत सारा ज़मीन है, बहुत सारा जायदाद है, तो आपको भी उसी प्रकार टैक्स देना पड़ेगा। The rate of revenue was high. Peasants sometimes gave as much as the half of the total produce in tax. तो ये जो टैक्स वो लेते थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा लेते थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मान लो जैसे सब कुछ शोषण करके ले रहे हैं, ऐसा करते थे। इसीलिए रेवेन्यू बहुत ही हाई था। तथा समय ऐसा होता था, या फिर दिनकाल ऐसा था, मानो जैसे जो कृषि वर्ग है, उनको जो टैक्स चुकाना पड़ता था, वो मानो ऐसा है कि उनका जितना भी पैदावार हुआ, जितना भी उन्होंने प्रॉफिट पाया, उसका लगभग 50% हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता था। तो हुआ ना ये क्रूर नीति, हुआ ना ये बहुत सारा शोषण किया जाता था। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी's reign, the revenue was based on the actual measurement of land, while during Ghiyasuddin Tughlaq's reign, it was based on crop sharing. Corrupt revenue officers often harassed the peasants. तो यहाँ पर किस तरह पीजेंट्स के जीवन में बदलाव आया, किस तरह पीजेंट्स पर टर्चर किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, किस तरह वो शोषित रहते थे, उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखा गया है। क्या? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो कर लिया जाता था, जो रेवेन्यू उनसे लिया जाता था, वो वास्तव में किस प्रकार था? वो इस प्रकार था कि किस पीजेंट के पास, किस लैंड होल्डर के पास कितना एक्चुअल जमीन वो होल्ड करता है, यानी कितना जायदाद, कितना जमीन उसके पास है, कितना भूमि उसके पास एक्चुअली है, उसी के ऊपर टैक्स लिया जाता था। परंतु जब घियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल आया, तो ये टैक्स का व्यवस्था बदल गया। अब जो टैक्स लिया जाता है ना, वो किस पर लिया जाता था? अब इस पर नहीं लिया जाता कि उसके पास एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ लैंड कितना है, यानी एक्चुअल भूमि का क्षेत्रफल कितना है, कितना उसका भूमि का इलाका है। अब इस पर लिया जाता है कि वो कितना प्रकार का सस्य को शेयर कर रहा है, कितना प्रकार का क्रॉप शेयरिंग है, कितना प्रकार का पैदावार उगा रहा है, कितना प्रकार का फसल उगा रहा है। और उसके साथ साथ जो करप्ट रेवेन्यू ऑफिसर आए, वो और भी हैरास करने लगे पीजेंट्स को। तो इस तरह जो करप्ट रेवेन्यू ऑफिसर थे, वो और भी भ्रष्टाचार नीतियाँ सामने लाते गए, और जो जो कृषि वर्ग के इंसान थे, उनका जीवन दिन प्रतिदिन बदतर बनता गया। डाउनफॉल ऑफ द सुल्तानेट मेजर कॉजेस। अब देखते हैं कि जो सुल्तानेट डायनेस्टी था, या फिर सुल्तानेट एरा जो था,
ये जो अच्छा खासा 200-300 वर्ष चला, फिर ऐसा क्या हुआ कि इनका पतन होता गया, या फिर कहे कि कोई एक डायनेस्टी क्यों नहीं टिक सका। इन सुल्तानेट इरा के समयकालीन हम देखते हैं कि 5 विभिन्न प्रकार के डायनेस्टी आते जाते रहते हैं। एक आया, वो कुछ समय टिका, फिर उसका डाउनफॉल हो गया। फिर वहां पर कोई नया डायनेस्टी आया, उसने भी उसी तरह कुछ समय टिका, फिर उसका डाउनफॉल हो गया, उसका गिरना प्रारंभ हो गया। ऐसे 5 डायनेस्टी आते हैं। क्यों होता है, यह कारण रहता है, चलो देखते हैं। जो मेजर कॉजेस है उन पर थोड़ा दृष्टि डालेंगे। द फॉलोइंग आर द सम कॉमन फैक्टर दैट मे प्रोबेबली हैव हेस्टेंड द एंड ऑफ सुल्तानेट रूल। पहला पॉइंट, most of the rulers were not tolerant towards non-Muslim. The forcible conversion to Islam, the destruction of places of worship of non-Muslim and imposition of jizya made the rulers very unpopular with the masses. तो पहला कारण यह है कि देखो, ये जो सुल्तानेट शासन काल था ना, इसको रूल कौन करता था, या फिर कहो इसमें जो भी डायनेस्टी आते गए और जो भी डायनेस्टी चले गए, इसका हेड था सुल्तान। तो वो जो सुल्तान था ना, वो तुर्क से संबंध रखता था, अफगान से आया हुआ था, इस्लाम धर्म को मानता था, यानी भारत पर आकर भारतीयों का दुर्दशा कर रहा था अपने नीतियों के सहारे। कैसे? देखो, वो इस्लाम धर्म को तो मानता था, तो उसने क्या किया, जो अधिकतर शासक थे ना, जो इन सुल्तानेट समय के कालीन, तो उन्होंने जो नॉन मुस्लिम वर्ग के इंसान थे, यानी जो वास्तव में भारतीय थे, जो हम लोग थे, वो उनके ऊपर टॉलरेट नहीं कर सके, ज़्यादा टॉलरेंट नहीं दिखाया, यानी उनके ऊपर क्रूर अत्याचार भरी नीतियाँ लाते गए, अपना मन मर्जी आचरण करते गए। जो भी लगा उन्हें सही है वो करते गए, मतलब सिर्फ मुस्लिमों को विजय है उनका ही चारों ओर प्रचार प्रचार हो और बाकी सब मिट जाए, ऐसा ही कुछ रहता था। वो चाहते नहीं थे कि दूसरों का भी उन्नति हो, और उसके साथ साथ उन्होंने जो बाकी सब धर्म के लोग थे उनको भी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूर्ण प्रयास किया, फोर्स करते थे, बाध्य करते थे कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो। फिर हमारे जो वर्शिप प्लेस है, जो पूजन स्थली है, जो आस्था का केंद्र है, जो आध्यात्मिक केंद्र है, जो तीर्थ स्थली है, यानी भारतीयों का जो नॉन मुस्लिम थे, उनको भी क्षति पहुंचाया, उनका भी नुकसान किया, उनको भी तोड़ा, वहां पर भी विध्वंस मचाया, मिट्टी में मिलाया उन्हें। फिर उसके साथ साथ जाजिया नामक का एक टैक्स लाया, जो इन मुसलमान रूलरों के द्वारा, इन तुर्क रूलरों के द्वारा नया इंट्रोड्यूस किया था, जो उनके अनपॉपुलर होने का सबसे प्रमुख रीजन था। एक डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स था, ये सिर्फ नॉन मुस्लिमों के लिए था। किस लिए? क्योंकि ना ये मुसलमान लोग, यानी ये जो तुर्क रूलर इन नॉन मुस्लिमों का देख रेख करते हैं, रहने के लिए जगह दिए हैं। अरे उससे पहले तो ये लोग रहते थे, वरंग ये कहो कि ये जो शासन वर्ग है, ये जो शासक लोग हैं, ये लोग बाहर से आकर भारत पर अपना कब्जा बना, यहीं पर शासन करने लगे। ये उनका देश नहीं है, उनका राज्य नहीं है, परंतु उनकी जो बारबारी क्रूर नीतियां है, उसके चलते उन्होंने
ये जाजिया टैक्स लगाया, उनकी सुरक्षा करने हेतु ये कारण सुनाकर उनसे टैक्स लेने लगे, जिसके कारण वो प्रजा वर्ग में या फिर बहुत सारे मासेस में अनपॉपुलर होने लगे। फिर दूसरा पॉइंट देखो, मेनी रूलर्स लाइक नसरुद्दीन मोहम्मद एंड फिरोज तुगलक वर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैड corrupt and opportunity nobles who manipulated them and made them unpopular। तो नसरुद्दीन मोहम्मद और फिरोज तुगलक जैसे शासक थे वो बहुत उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उसके जो नोबेल्स थे ना वो बहुत ही भ्रष्टाचारी और अपॉर्चुनिस्ट इंसान थे, यानी अवसरवादी इंसान। भ्रष्टाचारी तो थे ही, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी, अवसर को भी ढूंढते रहते थे कहाँ पर वो लाभ उठा सके, अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। तो उन्होंने इन शासकों को मैनिपुलेट किया, अपने इशारों पर चलाया, जिसके कारण ये शासक या फिर कहो ये जो दिल्ली सुल्तानेट का शासनकाल था, जो डायनेस्टी था, जो उनकी नीतियाँ थी, ये सब मासेस के मध्य, प्रजाजन के मध्य बहुत भारी मात्रा में इसका विरोध होने लगा, उनका छवि गिरने लगा मनुष्य समाज में। This led to the formation of various groups or cliques among the nobles, which divided their loyalty toward the Sultan। तो जैसे जैसे ऐसे भ्रष्टाचार नोबेल आते गए, तो इन नोबेलों के मध्य भी एक क्लास दिखाई देने लगा, एक युद्ध की तरह दिखाई देने लगा। तो ये नोबेल लोग क्या किए, ये भी अलग अलग होने लगे और अपने अपने स्वतंत्र होकर एक एक ग्रुप बनाने लगे, और इन्हीं के माध्यम से वो सुल्तान के प्रति अपने निष्ठा दिखाया करते थे। द इक्ता सिस्टम हेल्प डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ किंग। द किंग्स डिपेंडेंस ऑन द नोबल्स इंक्रीज एज दे प्रोवाइडेड हिम विथ आर्मी कंटिजेंट्स। तो ये जो इक्ता सिस्टम था ना, इसके बदौलत, इसके सहायता से जो किंग का, जो शासक का पावर था उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। तो इसीलिए क्या हुआ ना, जब भी कोई युद्ध होता है, जब भी कोई रण होता है, जब भी कोई संग्राम होता है, तो इसीलिए अब क्योंकि ना शासक के पास पूर्ण तरह का अधिकार नहीं था, पूर्ण पावर नहीं था, पूर्ण शक्ति नहीं था, शक्ति को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, तो उसको अभी नोबेल्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि ना उन नोबेलों के पास आर्मी का कंटिजेंट था, सैन्य दल था। तो जब ये नोबेल्स शासक को ज्वाइन करेंगे, तब उस नोबेल का रेस्पेक्टिव आर्मी कंटिजेंट शासक को मिल जाएगा। तो ऐसे जब बहुत सारे नोबेल्स मिलकर शासक को ज्वाइन करते हैं, सभी आर्मी कंटिजेंट मिल जाते हैं, तब जाकर वो उस आर्मी के सहायता से युद्ध लड़ता है। फिर देखो चौथा पॉइंट, ऑन वेरियस ओकेजन्स वीक एम्पायर्स बिकेम द टारगेट्स ऑफ अटैक्स लॉन्च फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय फॉरेन इन्वेडर्स सच एज मंगोल्स। तो जैसे इन सुल्तानेट काल में सभी डायनेस्टी तो उतना सशक्त नहीं था और उतना कमजोर भी नहीं था, तथा अगर मान लो कोई भी बहुत सशक्त डायनेस्टी है, उन सशक्त डायनेस्टी में भी कुछ ऐसे काल रहा होगा, कुछ ऐसे शासक रहे होंगे जो उतना शक्तिशाली नहीं थे, जो कमजोर हुआ करते थे। तो जब भी ऐसे कमजोर समय आता था, और कमजोर समय कब आता था, जब कमजोर शासक सत्ता पर होता था, तब इन्हीं समय, इन्हीं अवसर का फायदा उठाकर उस समय का जो सबसे प्रमुख शत्रु हुआ करता था भारत का, वो था मंगोल। तो मंगोल लोग या फिर और भी जितने भी फॉरेनर्स इन्वेडर थे, वो सब भारत पर आक्रमण कर देते थे। स्पेशली मंगोल लोग आक्रमण करते थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से।
फिर 5th पॉइंट देखो, द सुल्तान डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर whereby the eldest son succeed his father as the ruler. This led to the tragic war of succession after the death of the ruler, weakening the empire. तो जो सुल्तान था ना, वो प्राइमोजेनिचर का लॉ फॉलो नहीं करता था। इस लॉ के तहत क्या होता है, इस लॉ के तहत ये होता है कि जो वर्तमान राजा, वर्तमान शासक है ना, उसके मृत्यु के पश्चात उसका जो एल्डेस्ट, सबसे बड़ा बेटा होगा, सबसे अग्रज बेटा होगा, वही सत्ता में बैठेगा और वही शासन करेगा। तो इस नियम को उसने दरकिनार कर दिया, उसको ये मान्यता नहीं देता था, उसको ये फॉलो नहीं करता था। तो जब ये रूल नहीं रहा, ये नियम नहीं रहा, तो जब अचानक किन्हीं कारणवश किसी भी परिस्थिति में हो वर्तमान के मौजूदा शासक का मृत्यु हो जाता है, तो फिर क्योंकि ना ये नियम और नहीं रहा कि जो इसका अग्रज, इसका बड़ा बेटा होगा, वही सत्ता में बैठकर शासन करेगा, वही अभी राजा कहलाया जाएगा। तो इसीलिए उसके जितने भी बेटे होते थे उन सब में युद्ध छेड़ जाता था, सब अपने आप के शत्रु बन जाते थे, भूल जाते थे कि उनका वास्तविक रिश्ता संबंध क्या है, वो आपसी में भ्रातृत्व का रिश्ता रखते हैं नहीं। तो फिर उस सत्ता पर अपना अधिकार जमाने के लिए, राजा बनने के लिए ऐसे बहुत सारे युद्ध होते हैं, सब अपने एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तो कुछ इसी तरह बहुत सारे एम्पायरों के साथ हुआ था। और इन्हीं सब कारणों के दौरान हम देखते हैं कि सुल्तानेट एरा का या फिर सुल्तानेट शासन काल का डाउनफॉल हो जाता है। ये कुछ मेजर कारण थे जिनके कारण सुल्तानेट का डाउनफॉल होता है। अब देखो सिकंदर लोदी के विषय में कुछ पढ़ते हैं, कुछ फैक्ट देखो। सिकंदर लोदी was a very accomplished poet. He composed many poems in Persian under the pen name of Gul Rukhi. But as a ruler, he was a narrow-minded bigot and took several repressive measures against non-Islamic communities. यहाँ पर कहा गया है कि जो सिकंदर लोदी था ना, वो बहुत ही अच्छा accomplished पोएट था, बहुत ही अच्छा कवि था। तो उसने पर्शियन भाषा में बहुत सारे रचना की। किस नाम से? ना गुल रुखी के नाम से। लेकिन शासक के रूप में उसका जो माइंड सेट था, जो मानसिकता था, जो विचारधारा था, जो गुण था, वो अच्छा नहीं था। अच्छा शासक कहने के लिए पर्याप्त नहीं था, एक बाइगोट के जैसा था, यानी जिसका संकीर्ण सोच है, छोटी सोच है, और वो संकीर्ण छोटी सोच भी ऐसा है जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसका कोई वास्तविक तरह से अच्छा रीजन नहीं लाया जा सकता, और वो उसमें बहुत ही दृढ़ संकल्प था, दृढ़ता से उसको निभाता था। इसी कारण हम देखते हैं जितने भी नॉन मुस्लिम वर्ग के इंसान होते हैं उनके खिलाफ इसने बहुत ही क्रूर नीतियां अपनाई, ऐसी पॉलिसी बनाया, ऐसे नियम बनाया, ऐसे चीजें की जो नॉन मुस्लिम वर्ग के इंसान थे, यानी हम लोग, हमारे लिए खेती ज़्यादा हो रहा था और लाभ तो कुछ भी नहीं, या फिर जो भी हो रहा था वो कहने के लिए या फिर व्याख्यान देने के लिए पर्याप्त नहीं। अब देखो कुछ फैक्ट पर नज़र डालते हैं।
किस तरह का फैक्ट ना, लिटरेरी सोर्स, कुछ साहित्यिक स्रोतों पर नजर डालते हैं जो सुल्तानेट पीरियड में लिखा गया है। पहला है तारिक ई फिरोज शाही ऑफ जियाउद्दीन बरानी, gives us information about the Delhi Sultan starting from बलबन to फिरोज तुगलक। तो ये जो तारिक ई फिरोज शाही है, ये जियाउद्दीन बरानी द्वारा लिखा गया था। इसमें हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता चलता है, इसके ऊपर सूचना दिया गया है। और इसमें हमें बलबन से लेकर फिरोज तुगलक तक क्या क्या हुआ उनके बारे में थोड़ा बहुत सूचना दिया गया है। ठीक है, उनके शासनकाल के बारे में। और यही सब तो सोर्स बनता है हिस्ट्री लिखने का, इतिहास लिखने का। फिर दूसरा देखो, मिफ्ताह उल फुता ऑफ अमीर खुसरू एनुमरेट द मिलिटरी कैंपेन एंड विक्ट्रीज ऑफ जलाउद्दीन खिलजी। तो मिफ्ताह उल फुता अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया, ये हमें जलाउद्दीन खिलजी का जो विभिन्न मिलिटरी कैंपेन उसने लिया था तथा उस पर जो विजय उसने प्राप्त किया था उसके विषय में अवगत कराता है। फिर तीसरा देखो, तबाकत ई नसीरी ऑफ मिनहाज उस सिराज डील्स विद द पॉलिटिकल हिस्ट्री बिफोर एंड आफ्टर खिलजी पीरियड। तो अगर खिलजी पीरियड के पहले और उसके बाद राजनीतिक स्थिति कैसा था इसके विषय में जानना हो तो ये हमें तबाकत ई नसीरी से मिलती है, जो मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया था। फिर चौथा देखो, फुतुहात ई फिरोज शाही ऑफ फिरोज तुगलक इज एन ऑटोबायोग्राफी व्हिच वाज रिटन टू विन द सिंपैथी एंड द कोऑपरेशन ऑफ इट्स को-रिलीजियनिस्ट। तो फुतुहात ई फिरोज शाही ये फिरोज तुगलक का ऑटोबायोग्राफी है, यानी इसका लेखक स्वयं फिरोज तुगलक ही है, उसने स्वयं इसको लिखा है। ये इसलिए लिखा गया था ताकि वो लोगों की सहिष्णुता यानी सिंपैथी विन कर सके, उस पर विजय प्राप्त कर सके, और जितने भी रिलीजन धर्म उस समय प्रचलन में था उन्हीं सभी धर्म के वर्गों के इंसानों से अपना मेजॉरिटी पा सके, उन सबको खुश कर सके। तो यहीं पर तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। अब नया चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मुगल रूल पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।